हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अक्टूबर न्यू बैच का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, अक्टूबर न्यू बैच का क्रैश कोर्स हुआ, अभी मैं दूसरे पार्ट लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस पार्ट में देखेंगे संस्कृत का 4 चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका मंगलम पाठ है, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम है, तीसरा आपका आलस कथा है और चौथा जो आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इन चारों पार्ट को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा पेपर में। और 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, यहीं से जो भी क्वेश्चन रहेगा 100% यहीं से आएगा। ठीक है, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो और 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो एक बार आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको डेली क्लास में ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसा कि अभी की वीडियो में हम लोग देखेंगे 150 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि पूरा 150 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे जितना फ्रेंड है। ठीक है, और फिर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आइए तो देखिए, मंगलम पाठ में सबसे पहले हम लोग प्रवेश करेंगे और यहाँ से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रश्न होगा हम लोग यहाँ से कवर करते चलेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, मंगलम पाठ के रचनाकार जो है ना, या वेद व्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए और यथासंभव यदि आप लोगों का आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार यहाँ पर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है ना, यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आप देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो यह पदात्मक मंत्र है। ठीक है, पदात्मक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। तो देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत को प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है ना, यह करता है किसका? तो नोट करेंगे सभी लोग, दर्शन का। ठीक है, दर्शन शास्त्र का ये क्या करता है? सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आपको अगली क्वेश्चन को देखिए और यथासंभव आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें। 6 नंबर प्रश्न है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आपको पता है हम लोग आत्मा को बस में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है ना ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? संकलित है। ठीक है, लिया गया, संकलित का मतलब लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए आपका देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, महान से भी महान क्या है? ठीक है, और छोटा से भी छोटा क्या है? क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, छोटा से भी छोटा क्या और महान से भी महान क्या है? तो इनका इस दोनों का राइट आंसर आपका जो ना होगा ना, वो होगा आत्मा। ठीक है, आत्मा महान से भी महान है और छोटा से भी छोटा है। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 नंबर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? वही हो गया, छोटा से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? शांत होकर कौन? जो विद्वान शांत होकर किसको देखता है? तो नोट कीजिएगा, ये परमात्मा को देखता है। जो शांत रहता है वह परमात्मा को अपने अंदर क्या करता है? देखने का प्रयास करता है। अब आइए देखिए अगली क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? ठीक है, प्रशस्त होता है मतलब सत्य की राह पे चलकर कौन देवलोक पहुंचता है? यही होगा आंसर। देवलोक मैंने बोल ही दिया, देवलोक होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो नोट करेंगे परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और इससे बाहर एक भी पेपर में, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को देखना है पूरा वीडियो, आपको छोड़ना नहीं है। आप देखिए 13 नंबर प्रश्न, वेदामेतम पुरुषम महानतम विद्यते दौना यानम, यह मंत्र जो ना, ये यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र लिया गया है किस उपनिषद से? नोट करेंगे सभी लोग, यह लिया गया है आपका किससे? इस श्वेताश्वतरो उपनिषद से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? तो बी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सभी लोग। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, अनोन्यान महतो महियान महिमानतानम डैश। ठीक है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? संग्रहित है या लिया गया है। ठीक है, तो नोट करेंगे सभी लोग, यह मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है,
नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो आपको पता है समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ना, किसकी विजय नहीं होती। विजय का मतलब किसका जीत नहीं होता है। तो जो औसत होगा, जो औसत व्यक्ति होगा उसी का जीत नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और सभी लोग आंसर बताइए। देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किनकी महिमा का गायन जो है ना होता है, मतलब किनकी महिमा गाया जाता है। गाया यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, गाया जाता है। ठीक है, तो आपको नोट करना है यहाँ पर किसका गाया जाएगा, तो परमात्मा का गाया जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का देखेंगे सभी लोग, परमात्मा का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या होता है। तो सबसे बड़ा खजाना आपको पता है यह सत्य होता है। ठीक है, सत्य जो है ना सबसे बड़ा खजाना होता है। सत्य आप लोग यदि बोलोगे तो सबसे बड़ा खजाना वही हो जाता है। अब देखिए आपका यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर आपको पता है ईश्वर जो है ना यह सत्य होगा। ठीक है, सत्य होगा, सत्य ही ईश्वर, यानी आप लोग सत्य बोलते हो तो आप ही ईश्वर हो जाते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन जो है ना याद रखना है। अब आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, और सभी क्वेश्चन पेपर में यहीं से रहेगा। एक भी पेपर यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो पूरा आप लोग देखते चलिए वीडियो को कंटिन्यू। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ईसा, ठीक है, ईशावास्योपनिषद जो है ना किनके विषय में कहा गया है। ठीक है, किनके विषय में यह उपनिषद कहा गया है, तो नोट करेंगे सभी लोग। यह कहा गया है सत्य के विषय में, सत्यमेव जयते नानिर्तम, या ईशावास्योपनिषद में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 21 नंबर क्वेश्चन है, कठोपनिषद में किनके बारे में कहा गया है। तो कठोपनिषद में कहा गया है मोक्ष के बारे में, मोक्ष कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, मोक्ष। ठीक है, अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग। देखिए अब आपका 22 नंबर प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है श्वेताश्वोपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वोपनिषद किनके बारे में कहा गया है। तो मतलब वही पार्ट, मतलब क्या मंत्र है इसका, वही पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, मंत्र है तो आपको याद रखना है परमात्मा के द्वारा। ठीक है, और परमात्मा के बारे में इसमें कहा गया, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए, पूरा का पूरा आपका यहीं से पेपर में आएगा। ठीक है, एक भी बाहर नहीं रहेगा, आउटी क्वेश्चन एक भी यहाँ से नहीं आने वाला है। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे शांत रहते किनके प्रभाव से, तो आपको पता है या जो है ना किनके प्रभाव से रहेंगे, इंद्रिया के प्रभाव से। ठीक है, इंद्रिया के प्रभाव से। तो सभी लोग यहाँ पे सी ऑप्शन नोट कर लेंगे। अब आइए आपका यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सत्यमार्ग से विद्वान कहाँ मिलते हैं। सत्यमार्ग से विद्वान कहाँ मिलते हैं, तो विद्वान सत्यमार्ग से मिलते हैं कहाँ, तो देवलोक चले जाते हैं। सत्य की राह पे जो चलते हैं वह देवलोक पहुँचते हैं मृत्यु के बाद। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। तो ये तो अभी क्वेश्चन आया था कुछ देर पहले, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए नदियाँ चली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न, साधक किसको पार करते हैं। साधक जो है ना वह किसको पार कर जाते हैं, तो मृत्यु को साधक पार कर जाते हैं। आपको याद रखना है मृत्यु को, जो साधक व्यक्ति होगा सत्य की राह पर जो चलते हैं वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन जो है ना 27 नंबर पूछा जा रहा है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। सत्य धर्म के लिए हम लोग किसको हटा सकते हैं, तो हम लोग किसको हटाएंगे, तो चलिए आप लोगों का यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, हिरण्मयन पाटरेन को। हिरण्मयन पाटरेन यानी सोने के आवरण को जो है ना हटा देना चाहिए हमको। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख आपको पता है किस पात्र से ढका हुआ है। सो यहाँ पर आपको हिरण्मयन पाटरेन दे या फिर स्वर्ण दे, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण भी होगा। सो हिरण्मयन पाटरेन का मतलब होता है सोना या स्वर्ण। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर पूछा जा रहा है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो देखिए बार बार एक ही प्रश्न आता है, ऐसे ऐसे करके आपके पेपर में जो है ना, पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप लोग भटक जाते हो। बस भटकना नहीं, देखिए पूरा हम करवा रहे हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मतलब यहाँ पर नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर जाएगी। यहाँ पर नाम दिया तो आप नाम में मारोगे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को इस प्रकार से देखते जाना है, पूरा का पूरा पेपर में यहीं से क्वेश्चन रहे। अब यहाँ से सभी लोग बढ़िए देखिए 30 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये क्या होगा, आत्मा बंद होता है। आत्मा जो है ना छोटा सा रहता है, जो कि दिखता किसी को नहीं, ये बंद रहता है, जो कि मृत्यु के बाद निकल जाता है। अब देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, नदियाँ जो है ना समुद्र में चल जाती है। ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल सही होगा।
आप देखिए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, किसकी जय होती है, किसकी जय होगी, तो जो सत्य की राह पे चलेगा उसका जय होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा 32 का। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन है किसका मुख सोने के पात्र से बन है। तो जो असत्य व्यक्ति होगा ना, जो झूठ बोलता होगा, उसी का मुंह जो है ना सोने के आवरण से क्या होगा, बंद होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, 33 का बी बिल्कुल सही होगा। चलिए ए दिया है, बी बिल्कुल सही होगा, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, यानी यहाँ पर असत्य ही होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ब्राह्मण का मुख जो है ना यह सोने से ढका हुआ है, सोने से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर इसका भी सी होना चाहिए, ठीक है, इसका भी सत्य ही होना चाहिए, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ से सभी लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, तो विद्वान भी जो है ना वह नाम और रूप को कहाँ छोड़कर चले जाएंगे, तो सभी लोग नोट करेंगे 35 नंबर का, यहाँ पर सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से, परमात्मा के पास चले जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऋषि लोक देवलोक की, ठीक है, ऋषि लोग जो होते हैं ना वह देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए मृत्यु के बाद, तो वो सभी सत्य मार्ग को अपनाते हैं। ऑप्शन और आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोग 36 का नोट कर लेंगे बी। अब यहाँ पर से बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन आपका 37 है, हिरण्मयन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टये, किस उपनिषद का मंत्र है हिरण्मयन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टये, या किस मंत्र का पाठ है, तो सभी लोग नोट करेंगे यह मंत्र जो है ना ईश्वया, ठीक है, ईशावास्योपनिषद का होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत दिया गया है, तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, जो कि आपका पाठ अभी पढ़ रहे हो, मंगलम पाठ। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। अब देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न है, आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा, आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, आदित्य का पर्यायवाची जो है ना सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य होगा। ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, मंगलम पाठ, जो कि आपका अभी हम पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे आउटी मतलब कि एक भी पेपर में इससे अलग इस क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, और उससे आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोग नहीं हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ये हमारा नंबर है, आप लोग एक बार नोट भी कर सकते हो, चाहो तो क्लास होने के बाद आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक करके आप लोग जल्दी से आइए। तो देखिए आपका आप चैप्टर नंबर यहाँ पर 2 शुरू होने जा रहा है संस्कृत का, जो कि क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, किस काल में। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, यह जो है ना मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए, और देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय है, किनका कहना था, तो ये कहना था किनका, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, यह फाहियान का कहना था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। और ये सब क्वेश्चन यहाँ पर मेगास्थनीज का होगा। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज का होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, और ये सब पेपर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या था, तो पटना का पुराना नाम क्या है, तो नोट करेंगे सभी लोग, पुष्पपुर या कुसुमपुरी, दोनों ऑप्शन दे सकता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था, कितने वर्षों के लिए, तो नोट कर लेंगे सभी लोग 4 नंबर का, ये लगभग जो है ना लगभग ये 100 वर्षों के लिए, 1000 वर्षों के लिए जीर्ण शीर्ण रहा था। ठीक है, चलिए इधर आ गया क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं, लगभग 1000 वर्षों के लिए। ठीक है, सभी लोग यहाँ से नोट करेंगे, लगभग 1000 वर्षों के लिए क्या होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी जो है ना बहती है, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये बहती है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन और आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे, कौन आए थे बार बार, तो नोट करेंगे सभी लोग, वहाँ पर भगवान बुद्ध का वास था। ठीक है, जो कि अभी भी पटना में उनका स्तंभ बना हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो सभी लोग नोट करेंगे, वो जो है ना पटन देवी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो है ना यह अवस्थित है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पटना में कैमुरनी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तो कब? तो गुप्त वंशक काल में, गुप्त वंश काल में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मेगा अस्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो वो आए थे किनके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन और आपका ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना 11 नंबर क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुटलिका रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा पड़ा था? ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये पड़ा था पाटलिपुत्र के आधार पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो नोट करेंगे, ये तो बच्चा वाला सवाल है लेकिन आपको आपके पेपर में आता है तो पटना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैमुरनी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो ये पड़ती है कब? तो दुर्गा पूजा, जो कि अभी चल गया है कुछ दिनों पहले। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये बना हुआ है गंगा नदी पे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, शरद काल में कौन सा महोत्सव जो है ना होता था पहले के समय में पटना में? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता था कैमुरनी महोत्सव, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पे मनाया जाता था। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन है, कैमुरनी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था, यानी किस वंश में चलता था पहले के समय में? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये गुप्त वंश के में चलता था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण जो आप लोग पढ़ते हो ना, जिससे कि आपके पेपर में यानी संस्कृत में भी 50% प्रश्न रहता है। ठीक है, आता है। तो व्याकरण के रचनाकार कौन है उसी बुक का? ठीक है, तो नोट करेंगे सभी लोग, उसके रचनाकार पाणिनि है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 19 नंबर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये अवस्थित है आपका कहाँ? तो पटना में। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न है, एशियाई महादेश का सबसे लंबा पुल जिसे हम लोग गांधी सेतु कहते हैं वह कहाँ अवस्थित है? तो नोट करेंगे किस जिला में अवस्थित है? तो यह जिला जो है ना पटना में अवस्थित है। तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? पेपर में आया हुआ काफी बार प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? ठीक है, काफी बार पेपर में आता है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, गोलघर जो है ना पटना में स्थित है। ऑप्शन जो है ना आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? तो 10वें गुरु। ये भी आपको याद करके रखना है, पेपर में ये भी प्रश्न आते रहता है। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो है ना, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो मुगल काल में हुआ था ये पाटलिपुत्र का उद्धार। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए आपका जो है ना 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताया, तो सभी लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट कर देना है इस प्रश्न का। ठीक है, 24 नंबर का HW होगा, HW ने अभी कमेंट कर दो आप लोग। ठीक है, तो चलिए सभी लोग बता देंगे क्या होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर है, गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? तो आपको पता है गांधी सेतु जो है ना यह कहाँ पड़ता है? तो पाटलिपुत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना 26 नंबर, कूटनीतम काव्य के रचनाकार कवि कौन? यानी कूटनीतम काव्य जो है ना इसके रचनाकार कौन है, कवि कौन है? ठीक है, तो नोट करेंगे दामोदर गुप्त होगा। ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो था ना मेगा अस्थनीज होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? उन्होंने किस प्रकार के बुक को लिखा है? तो नोट करेंगे सभी लोग, वो कूटनीति यहाँ पे काव्य मीमांसा नामक बुक को लिखे हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैमुरनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये मनाया जाता था कब? तो ये शरद ऋतु में, यानी ठंड के समय में। ठीक है, अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध थी? ठीक है, समृद्ध था अधिक। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये था और चंद्रगुप्त के समय में। ऑप्शन आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। सभी लोग नोट करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
अस्थि महितिलकम परिपूर्ण धन स्थानम कहाँ से लिया गया है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये लिया गया आपका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से। ठीक है, अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। चलिए तो देखिए यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके आ जाइए। ठीक है, सभी आप लोग जल्दी से, वीडियो नीचे में दिया ही गया है, लाइक आप लोग एक बार जल्दी से कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे और ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन ले लेंगे, जिससे आपको नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार यहाँ पर जो होगा ना वो राजशेखर होगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ होता था? तो ये पाटलिपुत्र में होता था। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का जो शासन था ना वह उत्कर्ष काल माना जाता है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग 34 का, ये होगा आपका क्या? चलिए बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, यह गुप्त काल होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है, प्रश्न है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं? तो नोट करेंगे सभी लोग 35 का, ये किए हैं कुटनीतम टर्निका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा, कुटनीतम काव्य आप लोग कह सकते हो। अब देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किन्हें कहा है? तो पटना को कहा है, यानी पाटलिपुत्र होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये कहा जाता है पटना को, यानी पाटलिपुत्र को, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 38 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो नोट करेंगे पटना को ही हम लोग स्वर्ग से भी सुंदर स्थान करते हैं, यानी पाटलिपुत्र होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? तो प्रश्न आपका यहाँ पर 39 नंबर है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये था पाटलिग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहीं पे हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, जो कि आपका पाटलिपुत्र था, जो कि यहाँ पर आप समाप्त हो गया। इससे बाहर, इससे आउट क्वेश्चन एक भी आपके फाइनल पेपर में नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का टेस्ट लिया जाए या फिर क्वेश्चन हो, ठीक है, फाइनल का एग्जाम भी हो, तो इससे बाहर आपका एक भी आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को जितना हो सके लाइक करके शेयर कर दो, जितना फ्रेंड है उनमें। ठीक है, और उनको भी कहो इस क्रैश कोर्स में भाग ले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है आलस कथा। तो देखिए 2 प्रश्न और हमारा छूट गया था, 40 नंबर। ठीक है, वही है आपका जो चैप्टर नंबर जो है ना 2, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम का 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि कौन सा नगर जो है ना महानगर में परिवर्तित होगा? पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने कहा था, यानी पटना के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन जो है ना ये है, सरस्वती कुटगिरी का कौन सा महानगर था? सरस्वती कुटगिरी जो है ना वह कौन सा महानगर था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पटना। अब आइए, अब आपका शुरू होता है यहाँ पर से तीसरा चैप्टर, जो कि है आलस कथा। ठीक है, देखिए आलस कथा में पहला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली प्रश्न की ओर सभी लोग बढ़ेंगे यहाँ से। देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो यह जो है ना व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अब अगली प्रश्न की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो इसमें आलस का वर्णन किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, प्रश्न है कौन आलस, ठीक है, कौन आलस का बहाना बनाता है? तो जो धूर्त व्यक्ति होगा ना वही बनाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? तो प्रश्न है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो ये किन्होंने कौन लगवाया था? तो नोट करेंगे, योगी पुरुष लगाया था, योगी पुरुष होगा। अब भाई अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे सभी लोग यहाँ से। प्रश्न आपका है 6 नंबर, आलसियों की परीक्षा जो ना क्या लगा कर लिया गया था? आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था? तो आग लगा कर लिया गया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अब चलिए अगली प्रश्न की। तो देखिए अब आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर किया गया था? तो उनका जो ना क्या पकड़कर, केस पकड़कर बाहर किया गया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो सभी लोग देखेंगे प्रश्न आलसियों, ठीक है, यहाँ से सभी लोग देखेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए यहाँ से प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों यहाँ पर जाएगा ना। चलिए आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो उनका रक्षक होता है दयावान, जो दयावान व्यक्ति होगा वही आलसियों को खाना पीना देता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो
कैश पैर पकड़ कर नहीं होगा, कैश पकड़ कर बाहर किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वहां पर वीरेश्वर नामक मंत्री रहता था पहले के टाइम में जब आलस कथा चल रहा था तब। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो नोट करेंगे सभी लोग, वो लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने लेने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो नोट करेंगे सभी लोग, 4 आलसी थे तो 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो ढुलट लोग जो थे ना वो पलायन कर गए थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है ना 14 नंबर प्रश्न है, अरे हल्ला कैसा, ठीक है। यह किनका कहना था, यह शब्द किनका कहना था? तो नोट करेंगे सभी लोग, यह किस पुरुष का कहना था? प्रथम द्वितीय मंत्री या फिर लेखक का, ठीक है। तो नोट करेंगे सभी लोग, यह कहना था प्रथम पुरुष का, जो कि आलसी में प्रथम पुरुष था। चलिए आप देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न है, लगता है इस घर में आग लग गई है, या किस पुरुष ने कहा था? तो नोट करेंगे ये पुरुष जो था ना वह द्वितीय था, द्वितीय पुरुष जो था वही कहा था। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 16 नंबर है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? कौन निकाला? तो नोट करेंगे सभी लोग, नियोगी पुरुष जो था ना वो निकाले थे, ठीक है, जो आग लगाए थे। आप देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर शुरू होता है, 17 नंबर क्वेश्चन है, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो पतला आप लोगों को आलसियों का रक्षक होता है। तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न आपका है, तो प्रश्न है विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो नोट करेंगे सभी लोग, विद्यापति कवि थे एक प्रकार के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, और इस चैप्टर के भी कवि कौन है? तो विद्यापति ही है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए तो आप देखिए आपका यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न अवगुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये करता है किसका? कथा रूप का, ठीक है। आप अगली प्रश्न का आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 20 नंबर, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो नोट करेंगे सभी लोग, यह लिखित है संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो नोट करेंगे सभी लोग, पुरुष परीक्षा जो है ना या दोष निराकरण का जो है ना शिक्षा देती है, निराकरण का। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ना 22 नंबर है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो जो धूर्त लोग थे ना, धूर्त लोग वही करते थे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा 22 नंबर प्रश्न का। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, स्थित स्वर्णकार मुड़ा ही डैश के ना धावंती जनता, या जो है ना उक्ति या पंक्ति जो है ना किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से लिया गया है? तो नोट करेंगे यह आलस कथा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो था ना मिथिला का एक क्या था? मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उनकी माता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो नोट करेंगे वीरेश्वर है, ठीक है। सॉरी वीरेश्वर नहीं होगा, विद्यापति होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन कर किए हैं? ठीक है, तो नोट करेंगे यहाँ पर जो है ना किनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं पुरुष परीक्षा में, तो नोट करेंगे 27 नंबर का सभी लोग यहाँ पे मानव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो नोट करेंगे सभी लोग मिथिला के विद्यापति होंगे। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। तो बेगूसराय में भी यह चलता है और काफ़ी दरभंगा हो गया, बहुत सारे जिला है जहाँ समस्तीपुर वहाँ पर भी मैथिली भाषा चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 28 नंबर प्रश्न का। अब अगली प्रश्न की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, तो 29 नंबर प्रश्न है, परित्रैव गति डैश कारुणिकम विनाम, यह किस पाठ से लिया गया है? तो नोट करेंगे सभी लोग यह पाठ किस पाठ से लिया गया, चलिए बिल्कुल राइट होगा आलस का से। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक कौन होगा? तो उनका पति होगा, जो वही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पति किसका रक्षक होता है?
क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है तो स्टूडियो का रक्षक होता है, सॉरी स्टूडियो का होगा, यहाँ पे स्टूडियो का पति किसका रक्षक होता है, ठीक है, भाई पुत्रों का दिया है, भाई का बहन का, तो पति जो होता है ना वह स्टूडियो का रक्षक होगा, यानी वो अपनी पत्नी का, ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 32 नंबर, बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो बच्चों का रक्षक कौन होगा, तो माता होगा उनकी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा 32 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर, माता किसका रक्षक होता है, तो माता किसका रक्षक होगा, उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है तो किसका होगा, बच्चों का रक्षक होता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसी प्रकार से पेपर में भी, आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो आप लोग समझते चलिए, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उलट पुलट कर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए, यहाँ पर देखिए अगली क्वेश्चन है, बिदेश्वर अनाथों को क्या देता था, तो वो क्या क्या देता था, तो भोजन ग्रहण करवाते थे और रहने के लिए स्थान भी देते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 35 नंबर, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो जो धूर्त होगा, मूर्ख क्या होगा, चलिए सभी लोगों को बताना, आलसी लोग नहीं करना चाहता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्गतानाम चौ डैश बहिनानम, यह श्लोक जो है ना किस पाठ से लिया गया है, यह श्लोक आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, किस पाठ से लिया गया है, चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बता दूं, आलस का टाका, ठीक है। आप चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो भूखा रहना कौन पसंद करेगा यार, तो चलिए बिल्कुल सही है, जो यहाँ पर भूखा रहना पसंद करेगा ना आर्टिस्ट का, वो कौन होगा, आलसी पुरुष ही होगा जो भूखा रहना पसंद मतलब चाहेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति शोक कर्मुला डैश धाव्यंती जनतवा, यह कहाँ से लिया गया है, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक मंत्र है, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, बिल्कुल सही होगा 38 नंबर प्रश्न का, यह जो है ना चलिए पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अब अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, और यह आपका क्वेश्चन जो है ना 39 नंबर है, सारे सुखों का मूल क्या है, सारे सुखों का मूल क्या होता है, तो सारे सुखों का मूल होता है संगठन, संगठन होगा तभी सुख मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, आग को देखकर कौन सब भाग गए थे, तो आग को देखकर कौन भागेगा यार, सभी को पता है, सभी को पता है वो धूर्त लोग भाग गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था, तो जो आलसी पुरुष था वो नहीं भागा था। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था, तो ऐसा कौन कहा था, तो पता ही आप लोगों को, आलसी पुरुष में से कोई कहा होगा, वो तृतीया पुरुष था, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस चैप्टर का, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 43 नंबर, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न है अरे वाचाल या अरे वाचार जो है ना कितना बोलते हो, मतलब अरे वाचार का मतलब होता है हिंदी में कितना बोलते हो, या किस पुरुष ने का कथन यानी किस पुरुष ने बोला था, तो नोट करेंगे यह चतुर्थ पुरुष बोला था, ठीक है, एक एक पुरुष की बात हमने आपको बता दिया। तो यह चैप्टर यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है। आशा करेंगे आप लोगों को यह चैप्टर जो है ना समझ में आ गया होगा, और एक इस वीडियो को, इस चैप्टर मतलब पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए हम एक क्या किए तो पेड ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, तो पेड ग्रुप में आपको मिलता है, उसके लिए पढ़ाई जो है ना मिनिमम है। पढ़ाई आप लोग क्या करना, पहले आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे एक ग्रुप मिलेगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको उस नंबर में जो व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन होंगे उनसे बात कर लीजिएगा, फिर आपको वो बता देंगे कितना प्राइस है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो कॉल करके, ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा नोट्स इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बढ़िया चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, चैप्टर में आपका जो है ना 4 है। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 जो है ना वह चैप्टर क्या है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, यानी लेखिका कौन है, अभी के समय में जो चल रहा है, आधुनिक काल अभी के समय में नहीं, वर्तमान करना भी चल रहा है, आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाएं कौन थी, मतलब लेखिका मतलब स्त्री कौन थी, तो चलिए वो कौन थी, तो नोट करेंगे सभी लोग, वो थी पंडित समाला, ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़िए अगली प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, 2 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है ना वह कौन है, तो नोट करेंगे अभी के टाइम में मिथिलेश कुमारी मिश्र है, अभी के टाइम में वर्तमान समय में, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो नोट करेंगे सभी लोग, यह पाठ जो है ना निबंध है, निबंध में लिखा गया है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है, प्रश्न है अर्थवेद में कितने मंत्र कितने ऋषि पटनियों का वर्णन किया गया है, पटनियों का, ठीक है, चलिए अर्थवेद में, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये जो है ना टोटल 5 किया गया है, चलिए टोटल 5, ठीक है।
अब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या जाता है, इतना हम लोग करें तो आप लोग लाइक कर सकते हो। और चैनल पे आप लोग नए हो तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और जितना फ्रेंड आपका एक बार शेयर कर देंगे इस वीडियो को, जितना भी फ्रेंड है सभी लोग आप एक बार शेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है। तो नोट करेंगे सभी लोग 40 मंत्रियों का, 40 कवित्रियों का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न आपका है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं। तो नोट करेंगे पद पूछा जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा, 150 पद हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न है 60 नंबर, विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है, किस शताब्दी तक वो राज की थी विजयंका, ठीक है, संस्कृत लेखिका में, मतलब लेखिका रही थी। तो नोट करेंगे सभी लोग वो जो था 8वीं सदी तक रही थी। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर एक प्रश्न है, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित साहित्य ग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हैं। तो नोट करेंगे सभी लोग, या जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित किया गया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है 9 नंबर, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो थे पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बता, पंडित तो था ही, क्षमाराव की जगह यहाँ शंकर और पांडुराव हो गया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर है, प्रश्न है क्षमाराव ने किसकी रचना की है। तो क्षमाराव किसकी रचना की, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, शंकर चरितरम का। आप चलिए अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। अगली क्वेश्चन का प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न है विजयंका की पत्नी कौन थी। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो मैत्रेयी थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है 12 नंबर प्रश्न है ना। चलिए प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैत्रेयी को दी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं, अपनी पत्नी जो मैत्रेयी थी उनको, ठीक है। तो चलिए उनको दिए थे वो आत्मतत्व की शिक्षा, यानी अपने आप की रक्षा करने के लिए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर जो है ना 14 नंबर प्रश्न है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश ये एक राज्य थे जो कि अपना चलता था पटना में, मतलब पूरे भारत में ही चलता था। तो नोट करेंगे ये मतलब होगा क्या, चंद्रादित्य राज करते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है, चंद्रादित्य की पत्नी रानी कौन थी, चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो नोट करेंगे सभी लोग, वो थी विजया भट्टारिका। तो ऑप्शन और आपका यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया है। तो नोट करेंगे सभी लोग, वो कहते हैं संस्कृत भाषा का। तो ऑप्शन पर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम काव्य के रचनाकार कौन थी, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, यहाँ पर होगा गंगा देवी। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी के पिता कौन थे। तो गंगा देवी के पिता कौन थे, तो नोट करेंगे सभी लोग कंपन राय। अब आइए अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए, अगली प्रश्न का आंसर क्या होगा, कंपन राय की पत्नी कौन थी, कंपन राय की पत्नी कौन थी। तो चलिए गंगा देवी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है आपका 20 नंबर है, उच्चैठ राय की पत्नी कौन थी, उच्चैठ राय की पत्नी कौन थी। तो चलिए बिल्कुल सही होगा, त्रिडुरांबा। आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 21 नंबर प्रश्न है, बडामवि का परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये हैं त्रिडुरांबा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए सभी लोग, 22 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, आधुनिक काल में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी संस्कृत लेखिका में। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए क्षमारा होगा जी, बिल्कुल सही होगा सी। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला भवा काल किस काल की संस्कृत कवियत्री थी। तो नोट करेंगे सभी लोग 23 नंबर का, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, क्या होगा, चलिए वर्तमान काल में बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी अभी के टाइम में। अब चलिए अगला प्रश्न क्या शुरू होता है, तो यहाँ पर जो है ना 24 नंबर क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये थी चंद्रादित्य की। ऑप्शन और आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। देखिए आपका 25 नंबर यहाँ से शुरू होता है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये है चतुर्वर्षती, आई मीन 40 मंत्रों का, ठीक है,
संस्कृत में पूछा गया है, तो नोट करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होता है, तो प्रश्न यहाँ पर आपका 24 नंबर है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो नोट करेंगे यहाँ पे मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या था, तो गंगा देवी का समय क्या था, तो नोट करेंगे सभी लोग, गंगा देवी का समय था 14वीं सदी, इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हो 14वीं सदी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर शुरू होता है, 28 नंबर प्रश्न है, समाज की गाड़ी किससे चलती है, समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो आपको पता है स्त्री और पुरुष से चलती है, आई मीन आप पुरुष और नारी भी कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बी बिल्कुल सही होगा, भाई बहन में नहीं मारना है और राजा में मंत्री में नहीं मारना है, दोस्त में नहीं मारना है, सिर्फ पुरुष और नारी में मारना है। चलिए बिल्कुल सही होगा 28 का आप लोगों का बी। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, सबसे ज़्यादा सभी भाषाओं जितना भी भाषा चलता है सबसे आगे कौन सा भाषा है, ठीक है, कौन सा भाषा है, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा बोलता है, आज सभी भाषाओं में साहित्य में कौन सबसे तत्पर है, यानी कि जो सभी भाषा है उनमें सबसे ज़्यादा कौन लोग सबसे आगे, पुरुष है, स्त्री है, मंत्री है, या फिर स्त्री हैं या फिर राजा होंगे। चलिए क्या होगा आंसर, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, तो स्त्रियाँ सबसे आगे रहती है, संस्कृत भाषा या कोई भी भाषा हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका 30 नंबर है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का आप लोग समझ लीजिए, भाव समझ में आपको नहीं आया होगा, मतलब कि जो भाषा चलता है ना, जैसे संस्कृत आपका है जी, यहाँ पे लिख देते हैं संस्कृत जैसे आपका भाषा है, तो संस्कृत के लेखक यानी कि वर्तमान समय में और आधुनिक काल में, मध्यकाल में कौन सबसे आगे लेखिकाओं में, लेखक या लेखिकाओं में आगे रहते हैं, तो स्त्रियाँ ज़्यादा रहती थी, तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर है, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, तो मैत्रेयी आपको पता है या किनकी पत्नी थी, तो याज्ञवल्क्य से इसकी थी, तो ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, विजयांका किस वर्ण की थी, वर्ण क्या होता है, तो वर्ण का मतलब रंग होता है, तो विजयांका किस रंग की थी। चलिए क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे 31 नंबर का। चलिए बिल्कुल सही होगा, श्यामा वर्ग, श्यामा कलर की, ठीक है, ना ही काला ना ही गोला, ठीक है। तो देखिए आपका 32 नंबर प्रश्न है, नीतो पडलम श्यामा, ठीक है, नीतो पडलयम श्यामा किसे कहा गया है या किसे कहा गया है, सभी लोग नोट करेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, विजयांका को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नीतो पडलम श्यामा डैश सरस्वती, या श्लोक कहाँ से लिया गया है, श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा संस्कृत साहित्य लेखिका से, जो पाठ अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर शुरू होता है, आपका प्रश्न जो है ना 34 नंबर है, प्रश्न है लौकिक संस्कृत प्रथम कवित्री कौन, यानी लौकिक संस्कृत जो है ना उसकी प्रथम कवित्री कौन है, तो नोट करेंगे सभी लोग 34 का। चलिए विजयांका प्रथम कवित्री थी। आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर से शुरू होगा आपका 35 नंबर प्रश्न है, श्यामा वर्ण कौन थी, यानी श्यामा कलर की कौन थी, यार देखिए एक ही प्रश्न को उल्टा करके पूछा है। चलिए आंसर हम नहीं बताएंगे 35 का, आप लोगों को बताना है, आंसर बताइए सभी लोग 35 का, अभी पीछे ही 1-2 क्वेश्चन पहले हमने बताया, ठीक है, 35 का आंसर आप लोगों को बताना है। आप देखिए 36 नंबर प्रश्न है, दंडी के सर्व शुक्ला किसे कहा गया, दंडी के सर्व शुक्ला किसे कहा गया है, 36 का बताना है। चलिए बिल्कुल सही होगा, विजयांका को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, याज्ञवल्क्य ने दिया था, किनको दिया था, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, चलिए पत्नी का नाम ही यहाँ पर आपको बताना है 37 का। चलिए बिल्कुल सही होगा, मैत्रेयी को, ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 38 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, तो नोट करेंगे सभी लोग, दार्शनिक रूप में वर्णित कौन है, तो बिल्कुल सही होगा आपका मैत्रेयी होगा, ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब ये लास्ट प्रश्न होगा आपका, यहाँ पर लास्ट प्रश्न होगा जो कि 39 नंबर प्रश्न है, जो कि या चैप्टर नंबर 4 का आपका लास्ट प्रश्न है। चलिए चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, किनके सभा में, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये थी जनक की सभा में, ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, बट आपको बताएंगे या आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है, या कोर्स का नाम क्या है, तो आपको पता है क्रैश कोर्स नाम है, और कोर्स का नाम क्या है तो वो आपको पता रहना चाहिए। अक्टूबर महीना आपका चल रहा है ना, अक्टूबर आपका चल रहा है OCTOBER, ठीक है जी। चलिए लिख देते हैं सही से, OCTOBER, अक्टूबर न्यू, यहाँ पे देख लीजिएगा न्यू बैच,
यह बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेते हो ना तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। और बोर्ड में मैं कहता हूँ ना, आपको आपने कुछ तैयारी नहीं किया तो फिर भी मैं आपको 95% तक नंबर ला दूंगा, लाने में मदद करूँगा। बस आपको पढ़ना है, सिर्फ क्लास करना है। उस नोट्स आपको ग्रुप में मिलेगा, जो कि कितना प्राइस हो तो प्राइस आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। प्राइस आपका पेड ग्रुप में चलता है, ठीक है। ये सभी नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, जो कि चैप्टर वाइज है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसका मिनिमम प्राइस है जो कि 100 से कम ही होगा। आप लोग बात कर लीजिएगा। नंबर आपको हम यहाँ पर दे देते हैं, एक बार नंबर सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे, याद है आपको नंबर ज्वाइन करना है। तो चलिए, इंटरेस्टेड आप लोग होंगे तो तभी लीजिएगा, वरना नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर होगा 6009698095। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, यहाँ पर 5 होगा जी। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर से। चलिए 60096996 नोट करेंगे सभी लोग, 095। इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि अक्टूबर न्यू बैच है। और यह क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। क्रैश कोर्स कुछ ही दिनों का चलेगा, जिसमें आपका जो ना पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका है ना समाप्त हो जाएगा। हर एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर मॉडल पेपर आपका जल्दी करवाया जाएगा, गैस क्वेश्चन भी, ठीक है। तो क्रैश कोर्स है आपका, आप लोग ज्वाइन लेना चाहो तो ले सकते हो। क्रैश कोर्स आपका है, जल्दी से जल्दी मैं कहूँगा आप लोग ज्वाइन ले लो, जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग ज्वाइन ले लो, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। कम प्राइस है, कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। आप लोग ज्वाइन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोग जाने से पहले वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कीजिएगा। और आप लोग अपना विचार जरूर बताइएगा, अपना विचार जरूर व्यक्त करके जाइएगा कि आपको इस क्लास को करने के बाद कितना अच्छा लगा, ठीक है। सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय। और आप लोगों को एडवांस में हम लोग यहाँ पे हैप्पी दीपावली दे देते हैं। एडवांस में आप लोगों को हम लोग यहाँ पर हैप्पी दीपावली दे देते हैं। चलिए हैप्पी दीपावली, ठीक है। सभी लोग हैप्पी दीपावली मना लेंगे, ठीक है। चलिए हैप्पी दिवाली। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।